पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर डिस्कस कर रहे थे और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का समझने का प्रयास जारी था। और आप यह भी जान रहे हैं कि यह विषय जो कि डायनेमिक सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा अपडेट सब्जेक्ट है, लगातार नई स्टडी आ रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तभी मॉडर्न स्टडी में हम लोग आएंगे जब समसामयिकी से कोरिलेट करके इन्वायरमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं को जाना था। उसमें ये समझा कि पारिस्थितिकी है क्या, फिर जाना पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र कार्य कैसे करता है, कैसे बिल्ड होता है, ये समझा था। और उसमें कुछ ऊर्जा के पिरामिड को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार का क्यों, या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग क्षेत्र का छोटा छोटा पार्ट हो सकता है, अलग अलग हिस्सा हो सकता है। तो यही कारण है कि पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है यह बदलता रहता है। तो जिस प्रकार की आप जलवायु क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप भौगोलिक संरचना में निवास करते हैं, आप पर्वतीय क्षेत्र में हैं कि पठारी क्षेत्र में हैं, कि आप मैदानी क्षेत्र में हैं कि वन क्षेत्र में हैं, कि घास के मैदान क्षेत्र में हैं, कि नदी के तटवर्ती क्षेत्र में हैं, कि समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में हैं, या जिन क्षेत्रों में आप निवास करेंगे या मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं, वहाँ पर उस तरह की जलवायु का, उस तरह के वातावरण का, उस तरह के इकोसिस्टम का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस सिस्टम को समझना हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो विभिन्न पिरामिड बनते हैं, ये पिरामिड देखिए 3 प्रकार का मूलतः होता है। एक ऊर्जा का पिरामिड, एक संख्या पिरामिड, और दूसरा या तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं जीव भार पिरामिड। तो जीव के भार के आधार पर, संख्या के आधार पर अब हम लोग एक एक उदाहरण लेंगे। जैसे एक घास का मैदान है, अब इस घास के मैदान में जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वह कैसा होगा। तो आप ये जानिए कि ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा यह सीधा होता है। किसी भी सिस्टम में चले, किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो, चाहे वो तालाब हो, झील हो, नदी हो, किसी भी, चाहे वो आपका ध्रुवीय क्षेत्र ही क्यों ना हो, चाहे हिमालय का ही क्षेत्र क्यों ना हो, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर आप जाएं तो आपका जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होता है। क्योंकि आपने समझा था कि ऊर्जा हर चरण में, हर स्तर पे क्या होती है, ऊर्जा की जो स्थानांतरण, हर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब हम चलते हैं तो ऊर्जा की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा होता है। अब क्या संख्या पिरामिड भी उसी प्रकार का होगा? हाँ, एक घास के मैदान का जो संख्या पिरामिड होगा वह हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। एक संख्या पिरामिड। तो पिरामिड के देखिए 3 आधार होते हैं किसी भी पिरामिड के। एक हम लोग देखते हैं उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। अब इसमें जैसी स्थिति जहाँ की बनेगी वैसा उसका वेट हो जाएगा। तो इस आधार पे संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो उत्पादक हैं घास के मैदान में, वनस्पतियां हैं, पादप में, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या होगी, फिर उसके बाद अपघटकों की संख्या होगी। ठीक उसी प्रकार से जीवभार पिरामिड भी हम लोग मान लेते हैं कि सीधा बनता है, लेकिन यह शंक्वाकार होता है क्योंकि जो घास का मैदान है उसका वेट तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इसका वेट यानी उपभोक्ता का, फिर अत्यंत कम भार उसका होता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये भी कैसा होता है, सीधा पिरामिड बनता है। फिर हम लोग एक तालाब का पिरामिड ले लें कि एक तालाब के इकोसिस्टम में अगर चलेंगे तो वहाँ की क्या स्थिति होगी। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में चले वो हमेशा सीधा होता है। यहाँ संख्या पिरामिड सीधा होगा,
लेकिन यहाँ का जो जीवभार पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ के शैवाल हैं या फिर जो छोटी मछलियाँ हैं, इनका वज़न कम होता है बड़ी मछलियों के सापेक्ष। तो बड़ी मछलियों का जो भार है वो ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका पिरामिड उल्टा होता है। फिर अगर हम लोग एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का ले लें, तो एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का और एक तालाब की स्थिति दोनों की सेम होती है। ऊर्जा का पिरामिड इसमें भी सीधा होगा, संख्या पिरामिड यहाँ भी सीधा होगा और जीवभार पिरामिड यहाँ भी उल्टा होगा। एक वृक्ष का ले लें, इस तरह से आपसे मिलान करने के सवाल आ जाते हैं कभी कभार। वृक्ष का देखें तो वृक्ष का भी ऊर्जा भार जो पिरामिड होगा वो सीधा होगा, लेकिन वृक्ष का जो संख्या पिरामिड होगा वह उल्टा होगा और जो जीवभार पिरामिड होगा यह सीधा होगा। इस तुलना में इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि पिरामिड जो बनते हैं ऊर्जा के या फिर संख्या के, वे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के हो सकते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि जो एक इकोसिस्टम है, यह इकोसिस्टम काम कैसे करता है। इसमें तो एक आधार पे हम लोगों ने समझा था कि जो ऊर्जा है यानी जो भोजन है, उस भोजन के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर समझने का कार्य किया था कि यह इकोसिस्टम कार्य कैसे करता है। अब हम लोग समझने का ये प्रयास करते हैं कि अन्य विभिन्न पहलुओं में यह कार्य कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना होता है भू रासायनिक चक्र या जियोकेमिकल साइकिल या जैव रासायनिक जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमारे पर्यावरण में जो विभिन्न केमिकल जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, फास्फोरस है, जीवाश्म है, ये जो विभिन्न तत्व हैं, इनके जिस जल भी है उनका रिसाइकलिंग होना, या फिर हम लोग कहें कि जो जैविक है और अजैविक है, इन दोनों का जो आपसी संबंध है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो जियोकेमिकल रिएक्शन, जियोथर्मल, इस रिएक्शन में जीवों का और अजीवों का दोनों का सहसंबंध कैसे स्थापित होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक जो है हाथी है और यह हाथी अपना जीवन अजैविक कारकों जैसे कि मृदा, जैसे कि स्थल के रूप में, और यह वन क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है ना, और स्थलीय क्षेत्र में निवास कर लेती है और यहाँ से जल भी प्राप्त कर लेती है। इसको जो है प्रकाश भी मिल जा रहा है, यानी ऊष्मा और ताप भी प्राप्त हो जा रहा है। तो जो विभिन्न अजैविक और ऊर्जा के कारक हैं, यहाँ से उसको वायुमंडल में नमी भी प्राप्त हो जा रही है, यहाँ से शुद्ध हवा भी प्राप्त हो जा रही है तो ये जैविक कारक, लेकिन इसके जीवन की निर्भरता इस पर निहित है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया एक तो ये समझा था कि जैसे जो ऑक्सीजन का चक्र है और कार्बन का जो चक्र है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जितने जीव हैं, ये अपनी श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? श्वसन में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि जितनी वनस्पतियां हैं, ये सभी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण।
क्या करते हैं ये? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। तो जो शुद्ध हवा है ये वनस्पतियों के ही माध्यम से ही हमको संभव हो पाएगा। यानी ये जैविक कारक में जो दूसरा कारक है वन संपदा या वनस्पतियाँ, इनसे हम लोग की निर्भरता बनी हुई है। तो एक कारक दूसरे कारक के को कंप्लीट कर रहा है, ये तो श्वसन क्रिया के माध्यम से हो गया। लेकिन जो ये हाथी का शरीर है, जब हाथी मृत प्राय होगा तब इसको विभिन्न अजैविक कारकों में मिलाने का काम कौन करेगा? अपघटक। कौन करेगा? अपघटक। अपघटक यानी कोई न कोई जीवाणु होगा और कोई न कोई कवक होगा। तो देखिए जीवाणु करते क्या है? जीवाणु एक तो किसी भी शरीर को सूक्ष्म बना करके, यानी सूक्ष्म जो जीव या तो जीवाणु, ये दोनों इससे भोजन भी का प्राप्त कर लेते हैं इस क्रिया में और अपघटन भी कर लेते हैं। तो अपघटन के साथ साथ जिन बैक्टीरियाओं का भोजन है वो सूक्ष्म जीवों का भोजन है। जैसे चींटी आपने देखा होगा, चींटी अब बड़े बड़े जीवों का देखेंगे आपको उठा ले जाती हैं चींटियाँ। तो चींटियाँ सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका भोजन का भी कार्य हो जा रहा है और अपघटन का भी कार्य एक साथ चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न तरह के बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं, इन मृत प्राय शरीर को अपघटित करके मृदा में, जल में, वायु में, सब में मिलाने का काम करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। अब प्रकृति में हमने क्या कर डाला? ये जो आपसी निर्भरता है, इकोसिस्टम है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है कि प्रकृति निर्मित कोई भी वस्तु होगी तो उसके लिए कोई न कोई अपघटन करता होगा, मौजूद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे हस्तक्षेप से विभिन्न तरह के अपघटनकर्ताओं की संख्या में लगातार कमी होती चली गई और साथ ही साथ हम लोग एक ऐसा उत्पादन कर दिए, मानव निर्मित एक ऐसी वस्तु का निर्माण कर दिया जिसका कोई अपघटक करता है ही नहीं। क्या बना डाला? प्लास्टिक। यह प्लास्टिक हमारा जो इकोसिस्टम है, जो ऊर्जा का संचार कर रहा है, जो जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य जो पारस्परिक निर्भरता है, अपघटन के माध्यम से उनको जोड़ने का काम कर रहा है, उनको रिसाइकलिंग कर रहा है। तो नेचर का प्रोडक्शन हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन फिर साइकिलिंग चलता रहता है। नेचर में क्या हो रहा है? हर हमेशा साइकिलिंग की प्रक्रिया जारी है। तो इससे जो भूतापी एनर्जी है, पेट्रोलियम का या फिर कोयले का, इस तरह की ऊर्जा का लगातार संचय की प्रक्रिया जारी रहती है। तो पेट्रोलियम का भंडार या कोयले का भंडार एक दिन का परिणाम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग नेचुरल वे में ना चल करके कोई ऐसा प्रोडक्शन कर दें जिसके लिए कोई अपघटक हो ही ना, कोई बैक्टीरिया है ही नहीं इसके लिए, अब क्या होगा? अब लगातार हमारे पर्यावरण में इसका संचय होना शुरू हो जाएगा। तो जो कृत्रिम पर्यावरण का सबसे बड़ा किसी भी वस्तु का प्रभाव पड़ा प्राकृतिक पर्यावरण पर, तो वो है प्लास्टिक। और उसका कारण क्या है? अपघटक का ना होना। अपघटन नहीं होगा तो लाखों वर्ष प्लास्टिक कहीं भी फेंक दिया, जला दिया तो वायु प्रदूषण, मिट्टी में डाल दिया तो मृदा प्रदूषण, जल में चल गया तो जल प्रदूषण। कहीं से भी इससे हम लोग बच नहीं सकते। जहाँ भी रहेगा यह हमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ऐसा हम लोग जान गए हैं। अब पर्यावरण जैसे विषय को पढ़ना शुरू कर दिए, अब उस पर विचार करना शुरू कर दिए, लेकिन
क्या अब भी मानव इससे दूर हो रहा है? क्या इस वस्तु के उपभोग से हम लोग वंचित हैं, इससे दूर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? तो ये पता चलता है कि मानव इससे दूर हो, मानव के लिए हो पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन को इसने क्या बना दिया? सहज बनाया, सरल बनाया, आसान बनाया, सुलभ बनाया। इस कारण से हम इससे जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज हमारे जितने भी संसाधन हैं उसमें सबसे ज़्यादा, अगर किसी भी लोहे के बाद अगर हम लोग अपनी सभ्यता में किसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं तो वो है प्लास्टिक। मोबाइल है हमारा, उसमें भी सबसे ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने संसाधन आपको अधिकतम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किससे है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पॉली बैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पर डे जो है रोज़मर्रा के जीवन में जो विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और उसके पैकेजिंग में जो प्रयोग होता है प्लास्टिक, उससे हम उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ा? क्योंकि इसके लिए कोई हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में कोई अपघटक नहीं, कोई इसके लिए बैक्टीरिया नहीं है, कोई इसके लिए फंगस नहीं है जो इसको पुनः अपघटित करके विभिन्न अजैविक कारकों में मिलाने का कार्य कर सके। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी इकोसिस्टम से आपसे डीडीटी के लेकर के हैं कि क्या कारण है कि डीडीटी का प्रभाव उच्च जो उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी हैं या फिर कहें खाद्य श्रृंखला में जो शीर्ष पर हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपका है, क्या कारण है कि खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता पर डीडीटी जैसे कीटाणुनाशक का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है? अब देखिए हम लोग जानते हैं, अब इसका विकल्प तरह तरह के बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस पे आंसर पे आए, रीजनेबल ढंग से समझें। हम लोगों ने ऊर्जा का जो स्तर पढ़ा कि उत्पादक से प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, विभिन्न जो स्थानांतरण ऊर्जा का ये लगातार घटता चला जाता है। जैसे ये समझा था कि ये 100 ग्राम, तो इस पर स्थानांतरण होगा तो 1/10 यानी 10 ग्राम, फिर ये 1 ग्राम, फिर 0.1 ग्राम हो जाता है। जबकि ये कह रहा है कि DD2 का जो शीर्ष उपभोक्ता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि जब DDT का जैसे अगर उपभोक्ता में 100 ग्राम है तो इसकी जो उपापचयी प्रक्रिया है, जो पाचन का प्रोसेस है, इसको ये इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा संचय होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये 100 ग्राम मान लीजिए है तो ये उपभोक्ता एक ही दिन तो खाएगा नहीं कि आज जो है भोजन कर लिया उसके बाद आजीवन फ्री हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर हम और आप काहे जीवन कितनी बड़ी रेस में दौड़ते, है कि नहीं। तो इसमें होता ये है कि जैसे जैसे ये आहार करता जाएगा इस प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में इसका संचय होता चला जाएगा, तो लगातार इसकी मात्रा इसके शरीर में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका पाचन कर पाना, उपापचय जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। फिर थर्ड श्रेणी में इसकी मात्रा और वृद्धि हो सकती है, हो सकता है 1000 से 10,000 ग्राम हो जाए, और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता में और भी इसकी वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि भोजन ये हमेशा करता जाएगा। DDT अगर शरीर में किसी के चला गया तो उसका संचय ही होना है, पाचन नहीं होना है,
तो जब पाचन नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगी वो किसके शरीर में होगी? शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता में। यही कारण है कि डीडीटी जैसे कीटाणुनाशक से सबसे ज़्यादा प्रभाव शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता पर पड़ता है, जैसे कि शेर है, जैसे कि बाज है, जैसे कि गरुड़ है, सांप है, मोर है। ये विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष उपभोक्ता श्रेणी के जीव हैं, इनके ऊपर इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे बीएससी प्रीलिम्स में गिद्ध को लेकर के कई बार क्वेश्चन आ चुका है और लगातार आ ही रहा है। क्या कारण है कि गिद्ध लगातार विलुप्त हो रहे हैं? ये गिद्ध जो है अब नहीं दिखाई देते, जबकि ये बहुत बेहतरीन अपघटक करता थे, हमारे पर्यावरण के बहुत बड़े सफाई कर्मचारी थे। ऐसा पक्षी कहीं भी पशु जो है गिरा कि तुरंत अटैक उनका हो जाता था, मडराने लगते थे और 2, 4, 5, 6 एक सप्ताह के अंदर सब अपघटित करके मिलाने का कार्य कर देते थे। लेकिन क्या हुआ? हमने उन पशुओं को जहर देना शुरू कर दिया। पशुओं को क्या कर दिया? जहर देना शुरू कर दिया। तो पशुओं को सबसे 2 बड़े जहर हम लोग देना शुरू कर दिए। एक जो दर्दनाशक दवाएं हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन जैसा ऑक्सीजन देना। इन दवाओं का प्रभाव इनके शरीर में संचय होने से गिद्धों के ऊपर पड़ा और गिद्ध इसका उपापचय कर पाना संभव इनके लिए नहीं था। इनके लिए जहर साबित हुआ और धीरे धीरे ये मरना शुरू कर दिए। और आज स्थिति ये है कि हमारे पर्यावरण से ये विलुप्त हो चुके हैं। तो कोई भी इस इकोसिस्टम में कहीं पर भी अगर थोड़ा सा फॉल्ट आएगा, किसी भी, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह ही है, फिजिक्स में ही देख लेते हैं। आपके घर का विद्युत का कनेक्शन है, क्या करते हैं? मीटर आया, मीटर लगा, मीटर से फिर मेन बोर्ड में जो है लगा दिया गया। यहाँ से कनेक्शन विद्युत विभाग ने दे दिया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विभिन्न कमरों में उसका धारा का प्रवाह कराइए, कनेक्शन पहुँचाइए। लेकिन अगर इस हाउस में कहीं से भी कोई भी थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए तो पूरे घर में अंधेरा छा जाता है, या फिर किसी घर के एक छोटे से हिस्से में अंधेरा छा जाता है। तो उस हिस्से में, उस कमरे में रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाते हैं कि कूलर नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं काम कर रहा है। क्यों? ये हमारे जीवन से जुड़ा है। तो हमारा आप तो समझ लेते हैं कि हमारा ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण का जो सिस्टम है, जब उसमें कहीं फॉल्ट आता है तो नेचर इतना आसानी से रिकवर नहीं कर सकता। तो बात अलग है कि कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। लेकिन ये बता दें आपको कि दुनिया में पर्यावरण का जितनी आंदोलन चल रहे थे, कार्बन कटौती की जितनी बात हो रही थी, इतना कार्बन कटौती हो गया पूरे विश्व में कि आने वाले 25 से 30 वर्षों तक के लिए अब कार्बन कटौती का टेंशन नहीं रहेगा। मजबूरी में ही सही करना पड़ा। कोविड-19 के प्रभाव से लॉकडाउन की जो प्रक्रिया पूरी दुनिया में घटित हुई, उससे कार्बन कटौती का इतना बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ। तो ये कार्बन का जो सिस्टम था, अभी जैसे कार्बन चक्र हम लोग वनस्पतियों और जीवों के माध्यम से समझ रहे थे, तो उस कार्बन चक्र की अभी बात ही कर ली है हम लोग, तो उसको क्लियर ही कर लेते हैं। क्या कारण है कि कार्बन की मात्रा कम होने से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर ऊष्मीय तापन नहीं होगा, धरती का वातावरण गर्म नहीं होगा। अब देखिए, जब ये ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, तो ये जीव और वनस्पतियों के माध्यम से ही संभव है। और आप जान रहे हैं कि धरती पर कुछ जीव भी विलुप्त हुए, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक बड़ी संपदा हमारे पास थी, वन संपदा। क्या थी? वन संपदा।
और इस वन संपदा का हमने तेजी से विनाश किया। वनों की कटाई इतना तेजी से किया, मनमाने ढंग से करते रहे। किसके लिए? कृषि भूमि के विस्तार के लिए, नगरों को बसाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये तो हमारे मूल्य है। तो हमारा जीवन कैसे बेहतर हो, हमारी सभ्यता कैसे सर्वोपरि हो, इसके लिए हमने क्या कर दिया? इस वन संपदा को नष्ट कर दिया। हमें ऊर्जा चाहिए, खनन, तो खनन कहाँ करेंगे? वन संपदा के क्षेत्र में। चाहे झारखंड का क्षेत्र हो भारत का, चाहे उड़ीसा का क्षेत्र हो भारत का, चाहे आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, इन विभिन्न क्षेत्रों में खनन की प्रक्रिया वन संपदा के क्षेत्र में ही हो रही है। तो वनों का लगातार उजड़ना दो चीज़ों का नुकसान। एक तो हमारे वातावरण में एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है ये घट रहा है, क्योंकि अब अवशोषित करने वाले जो रहे उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो अवशोषण कर पाना संभव इनके लिए अब नहीं भाई। जब उत्पादन बढ़ रहा है, अगर हम लोग क्या कर दिया? उत्पादन बढ़ा दिया। का लो मानव से नहीं, अब मानव संसाधन से लो। मानव जनित जो संसाधन है, मोटर वाहन, कहाँ हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड उगली रहे थे, लोग मोटर वाहन से भी उगला दे रहे हैं। डीजल वाहन जितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं। तो नेचर में जो जीवों के द्वारा किया गया उत्पादन था, उसका उत्पादन तो वनस्पतियां जो है क्या कर लेती हैं? मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जो वनस्पतियों की संख्या कम हुई इधर मोटर वाहन से इसका उत्पादन बढ़ा कार्बन का, तो कार्बन को अवशोषित कौन करे? कार्बन को रिप्रोड्यूस कौन करे? उसको ऑक्सीजन में कौन कन्वर्ट करे? और ये हमारे संसाधन से भी संभव है नहीं। अगर संभव हो भी पाएगा तो तकनीकी बहुत महंगी होगी। तो उसको फिल्टर करने के लिए कि कार्बन जो है कितना कम मात्रा में जाए, तो कहा BS4 लगा देते हैं। अचानक 1 अप्रैल को धड़ाम से एक बम की तरह गिरा, BS4 लग गया, सब खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। फिर BS6 मानक भारत में आपको लागू है। तो ये विभिन्न मानक किसके लिए? कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या अचानक बढ़ाई नहीं जा सकती। मोटर वाहन लाखों उत्पादन हो सकते हैं एक दिन में, लेकिन लाखों वृक्ष एक दिन में तैयार नहीं किए जा सकते। लाखों टन कार्बन का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लाखों वृक्ष एक दिन में तैयार करना संभव नहीं है। उसके लिए 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष का हमें समय चाहिए होगा। और बताओ, किसी के पास 1 मिनट का समय तो है नहीं कि आपसे मिल सके, है कि नहीं? जिंदगी भागो भागो रेस की तरफ, रेस में भागे जा रहे हैं। और आज रेस ही रुक गई। जिस रेस में हम लोग दौड़ रहे थे, आज वह रेस क्या हो गई? ब्रेक डाउन, लॉकडाउन लग गया। तो कहीं ऐसा जीवन में दोबारा ना हो। ये हम लोगों की ये जो लॉकडाउन है, कोविड-19 है, इन्वायरमेंट के लिए सीख दे रहा है मित्रों कि आने वाले समय में हमको कहीं न कहीं जो संपोषणी विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, उसको स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। जीवन में उपभोग को उतना ही बढ़ाना होगा, उतना ही करना है जितने हमारे जीवन की आवश्यकता हो। उपभोग की इच्छाएं अनंत है ना, तो भोग अनंत प्रकार से हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन प्रकृति में संसाधन तो सीमित है ना, महात्मा गांधी ने कहा। तो संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं भी सीमित हैं, लेकिन उपभोक्तावाद ने क्या कर दिया? नए नए आवश्यकताओं का जनरेशन, आवश्यकताएं क्रिएट की जाती हैं टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल में जो लगातार प्रचार आते हैं, विज्ञापन भिन्न तरह के। तो ये विज्ञापन क्या करते हैं? डिमांड का सृजन, मांग का सृजन करते हैं। और ऐसी मांग का कि गांव में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा भी क्या करेगा? मुझे डेयरी मिल्क का ही चॉकलेट चाहिए, मुझे बर्गर और पिज्ज़ा ही चाहिए। कैसे? इस विज्ञापन के माध्यम से। तो जो प्रोडक्शन
जो मांग अभी अर्थव्यवस्था में नहीं थी वो आज मांग का सृजन हो गई और कल हमारी आवश्यकता बन जाएगी तो हम मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये विभिन्न पहलुओं को हम लोग ऐसे ही समझते रहेंगे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम लोग नाइट्रोजन चक्र को देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र कैसे कंप्लीट होता है इस हमारे वातावरण में। तो देखिए नाइट्रोजन जो कि हमारे वायुमंडल में मौजूद है और भारी मात्रा में मौजूद है, तो बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण इसका प्रभाव क्या है। देखिए भारी मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन जैसे कि हम लोग जाना था कि नाइट्रोजन के दो कार्य हैं। वनस्पतियों के विकास में बहुत योगदान करता है, उनका डेवलपमेंट करने में बहुत योगदान करता है, और जब किसी भी वनस्पति का विकास होगा तो वो भोजन का उत्पादन भी बेहतर ढंग से कर पाता है, भोजन का संचय भी बेहतर ढंग से कर पाता है। तो अब भोजन का संचय बेहतर ढंग से कोई कर पाएगा, कैसे होगा, नाइट्रोजन कैसे आए, उनको भोजन के रूप में कैसे मिले। तो हमारे वायुमंडल में जो मौजूद नाइट्रोजन है यह वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, मृदा में विलय हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वर्षा के जल के साथ नाइट्रोजन धरती पर आ जाता है। अब इस मृदा में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, किस प्रकार के जीवाणु, ऐसे जीवाणु सिर्फ दलहन फसलों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के फसलों में, दलहन फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। अब इनकी जड़ों में जो मौजूद बैक्टीरिया है वह इस नाइट्रोजन का उपापचय कर लेगी और नाइट्रस ऑक्स में बदल देगी। अब इस नाइट्रस का प्रयोग वनस्पतियां अपने भोजन के रूप में कर लेती हैं, नाइट्रन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का, और इसका उपभोग करके ये वृद्धि में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो इनका तेजी से विकास होता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप बारिश के मौसम में क्या देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में हुआ, आप पहाड़ी क्षेत्र के हैं, क्या आप मैदानी क्षेत्र के हैं, क्या पर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, अगर आपके क्षेत्र में वर्षा हो जाए तो वर्षा ऋतु के बाद आप क्या देखते हैं, कहेंगे सर जल मिल गया तो वनस्पतियाँ डेवलप होंगी, नहीं। आप वही एक छोटा सा गार्डन का उदाहरण लें हम लोग, कि एक छोटा सा गार्डन है हमारा और इस गार्डन को हम लगातार अपने तकनीकी जो संसाधन हमारे पास है उससे सिंचाई कर रहे हैं, और वर्षा ऋतु में बारिश होने लगे तब उसका प्रभाव और जो हम सिंचाई कर रहे हैं दोनों में अंतर आप देखिएगा। जैसे ही वर्षा होगी उस गार्डन की वनस्पतियाँ तेज़ी से वृद्धि करती हैं, बहुत तेज़ी से विकास, तरह तरह के ज़मीन पे घास आ जाएंगे, जो वृक्ष हम लगाए होंगे उनका भी डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, जो पौधे हम लगाए हैं उनका भी विकास तेज़ी से होता है। क्यों? नाइट्रोजनीकरण के कारण, इस नाइट्रोजन के कारण। तो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा कैसे? तो ये दलहन फसलों के कारण होता है। इसीलिए भारतीय कृषि में कहा जाता है कि जो फसलों का चक्रीय प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, यानी दलहन फसलों का भी हर वर्ष तो नहीं, कम से कम दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष दलहन फसलों का उस मृदा में खेती करते रहना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहे और हमको अतिरिक्त जो रासायनिक रूप से नाइट्रोजन दे रहे हैं वो नाइट्रोजन ना देना पड़े। प्रकृति से नाइट्रोजन वनस्पतियों को अगर मिलता है तो उनका विकास तेजी से होगा। तो इसका प्रभाव, अब ये नाइट्रोजन पुनः जब वनस्पतियाँ नष्ट होती हैं तो इनसे अपघटित होकर के नाइट्रोजन पुनः वातावरण में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से फास्फोरस का चक्र भी कंप्लीट होता है वनस्पतियों की सहायता से ही,
और नाइट्रोजन का चक्र भी इन्हीं की सहायता से कंप्लीट होता है। तो ये जैव भू रासायनिक जो प्रक्रिया है ये हम लोगों से पूछ लिया जाता है इकोसिस्टम में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने समझा। तो इसकी सहायता से आज हम लोगों ने क्लियर किया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह पारिस्थितिकी तंत्र कार्य कैसे करता है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये काम कैसे करते हैं, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में डिफरेंट कैसे करेंगे, जैव भू रासायनिक प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, ये विभिन्न तत्वों की सहायता से विभिन्न जैविक अजैविक कारकों को जो पारस्परिक निर्भरता है, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रिया है, इन क्रियाओं के माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा इकोसिस्टम इसी जैव भू रासायनिक प्रक्रिया के तहत संचालित होता रहता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो विभिन्न तरह के तत्व हमारी धरती पे मौजूद हैं, वो तत्व एक दूसरे से चलते रहते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने इकोसिस्टम को समझा। अब जो है इकोसिस्टम को करंट बेस्ड स्टडी से समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से हट करके। सहजीवी, परजीवी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने जान लिया है सारी चीज़ें। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डालें, ज़रूर पूछें और भेजते रहें। अगले चैप्टर में हम आपसे एक बेसिक चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, जिसका नाम होगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक, जैव विविधता। इस जैव विविधता के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी और भी इन्हीं पहलुओं को स्पष्ट तरीके से और भी जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में भी। उसके बाद करंट स्टडी में हम आ जाएंगे, जो UPSC प्री 2020 का टारगेट होगा हम लोगों का, कहाँ से प्रश्न बनेंगे और प्रश्नों पर भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, जो एडमिशन हमारे विद्यार्थी अभी नहीं ले पाए हैं और जो ले लिए हैं उन्होंने तो अति उत्तम काम कर लिया है, क्योंकि वो उनके तैयारी अब उनके जल्द से जल्द हम लोग सारे संसाधन प्रोवाइड करा देंगे, इससे आप बेहतर कर सकें। और जो नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अब आपके पास IAS प्री का समय नहीं है, PSS प्री के भी लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। तो अब इन दोनों जो प्रीलिम्स के लोग हैं, जो प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं, अगर वो एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर प्रीलिम्स मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंस की तैयारी आप करते रहिए। प्री कम मेंस का जो अलग से हम लोग लेक्चर लेंगे, आपका जो हमारा ई-लर्निंग ऐप आ जाएगा, ठीक। तो मित्रों, आज की क्लास में फिलहाल यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।